नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने टाउन में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयंत्र का किया निरीक्षण। विद्युत कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम संघ ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। 15 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष दिया धरना। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर AIMIM नेताओं के जिले में आगमन पर रोक लगाने की मांग। जंक्शन पुलिस ने चोरीशुदा 33 साइकिलों सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने गुरुवार को टाउन में राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयंत्र का निरीक्षण किया। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने गुरुवार को टाउन में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयंत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदारा ने गेहूं की ग्रेडिंग का कार्य देखा। ग्रेडिंग के बाद पैकेजिंग व डिलीवरी आदि प्रक्रिया देखी। बीज तैयार करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में बीज निगम के अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही किसानों व किसान प्रतिनिधियों से भी बात की। गोदारा ने आश्वस्त किया कि किसान प्रतिनिधियों के सामने आ रही कठिनाइयों के संदर्भ में चेयरमैन व MD से बात कर उन्हें दूर करने का प्रयास रहेगा। क्षेत्र का किसान इस बीज निगम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ऐसी कोशिश रहेगी। इस दौरान संयंत्र प्रबंधक कमलेश कुमार मीणा, बीज अधिकारी गुरसेवक सिंह, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय राकेश गोदारा, कनिष्ठ सहायक वीरेंद्र रावत आदि मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने कहा कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर कृषि प्रधान जिले हैं। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का किसान किस तरह से अधिकाधिक लाभ उठा पाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर को हाल ही में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से किसान हित में नए फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें हर मंडी में बीज निगम की ओर से अपनी दुकान खोलकर उसके माध्यम से बीज की बिक्री किए जाने का फैसला भी शामिल है, ताकि किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि किसान जब निजी कंपनियों से बीज खरीदता है तो उसमें किसान के साथ धोखा होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। लेकिन अगर किसान बीज निगम के माध्यम से बीज खरीदेगा तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। देखिए, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन राजस्थान सरकार की किसानों को साथ लेकर किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों की उन्नति हो सके एक संस्था है। उसके माध्यम से ये बीज निगम पूरे राजस्थान में अलग अलग तरह के कार्य इसके द्वारा संपादित किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में धीरज गुर्जर जी को राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया। क्योंकि मैं हनुमानगढ़ के दौरे पे था तो इसी दौरान ये जो हनुमानगढ़ के अंदर गोदाम है इसका निरीक्षण भी किया। तो किस प्रकार से यहाँ बीजों की ग्रेडिंग की जा रही है, सारी चीज़ देखने को मिली। क्या समस्याएं हमारे किसान साथियों को आ रही है, उसकी भी हमने इनसे बात की। MD साहब से, चेयरमैन साहब से बात करके उन समस्याओं का भी निवारण कराने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में बीज निगम ने यह प्रयास किया है कि लगभग मंडियों में खुद की दुकानें होंगी पूरे राजस्थान में। प्रथम चरण में लगभग 50 दुकानें हर मंडी में बनाई जाएगी, जो जिसके अंदर बीज का जो विक्रय है निगम के माध्यम से ही बीज विक्रय वहाँ किया जाएगा। तो हर मंडी के अंदर एक दुकान खोली जाएगी, जिससे किसान साथियों को आसानी से एक अपना बीज वो प्राप्त कर सकें, वहाँ से अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त कर सकें और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकें। इसके लिए बीज निगम तत्पर कार्य कर रहा है और निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर एक नई टीम आई है। उस टीम के साथ से एक अच्छा प्रयास रहेगा सीड कॉर्पोरेशन का कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान साथी फ़ायदा उठा पाएँ। सरकार ने जिस मंशा से, जिस उद्देश्य से ये स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का गठन किया गया, तो उद्देश्य की पूर्ति हो सके। देखिए, जो भी जिस प्रकार भी अगर जो नकली बीज की सप्लाई कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। सरकार के स्तर पर जहाँ जहाँ इसकी शिकायत अगर मिलती है तो उसके निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की भी जा रही है। लगभग जैसे प्राइवेट स्तर पर जो प्राइवेट बीज कंपनियां कई स्तर पर काम कर रही है, तो इसीलिए बीज निगम का जो रहता है कि बीज निगम के माध्यम से अगर कोई सरकारी बीज की खरीद होगी, सरकार के माध्यम से कोई होगा तो किसान के साथ उसका छलावा नहीं होगा, किसान के साथ धोखा नहीं होगा।
जो कार्रवाई नहीं हुई, किन कारणों से नहीं हुई, उसके बारे में बात करेंगे। किंतु उसके अंदर कहीं न कहीं हमारे किसान भाइयों को भी जागरूक होना पड़ेगा। किस प्रकार से हम किससे बीज ले रहे हैं, किस प्रकार का बीज ले रहे हैं, किस क्वालिटी का बीज ले रहे हैं, इसके लिए भी निश्चित तौर पर जागरूक होना पड़ेगा। या निश्चित तौर पर हनुमानगढ़ गंगानगरी ने लगभग हर पूरे प्रदेश में, हम देखें पंजाब में भी पिछली बार देखें, पंजाब में पिछली सरकार के दौरान किस प्रकार से ये नकली बीज का, नकली खाद बीज का घोटाला हुआ। तो ये निश्चित तौर पर हर स्तर पर किसान के साथ कहीं न कहीं धोखा होने की गुंजाइश रहती है। तो किसान को पहले चरण पर तो खुद को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार के स्तर पर सरकार का यह प्रयास है और सरकार की यह मंशा भी है कि जब कोई धोखाधड़ी का मामला सामने आता है, किसान के साथ धोखा होता है, तो निश्चित तौर पर उस पर ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। जंक्शन पुलिस ने साइकिलें चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरीशुदा 33 साइकिलें भी बरामद हुई हैं। जंक्शन पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए महंगी साइकिलें चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यह सफलता क्षेत्र में साइकिल चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गठित पुलिस टीम के हाथ लगी। साइकिल चोरी के संदर्भ में 2 दिन पहले ही जंक्शन पुलिस थाना में एक अधिवक्ता की ओर से 2 नामजद व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इन चोरों से पुलिस ने अधिवक्ता की साइकिल के साथ चोरीशुदा कुल 33 साइकिलें बरामद की है। अब पुलिस साइकिल मालिकों का पता लगा रही है। जंक्शन थाना के ASI शिव नारायण ने बताया कि पिछले काफी समय से साइकिल चोरी की वारदातें हो रही थी। इस पर चोरीशुदा साइकिलों की बरामदगी के लिए थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित की गई। इस दौरान मंगलवार को एडवोकेट कैलाश सुथार पुत्र रूलीराम सुथार निवासी वार्ड नंबर 49 गांधीनगर ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 8 अगस्त को शाम करीब 6 बजे उसकी साइकिल बिना वाटिका पार्क के आगे से चोरी हो गई थी। उसने अपने स्तर पर पड़ताल की तो पता चला कि बिना नंबरी इस बाइक पर आए कन्हैया निवासी मुखर्जी कॉलोनी टाउन, मिथिलेश बिहारी निवासी बिहारी कॉलोनी टाउन व 2 अन्य लड़के उसकी साइकिल चोरी कर ले गए। मामला दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल राजकुमार सिया के सुपुर्द की गई। भरसक प्रयास के बाद इस मामले में मिथिलेश पुत्र दिलीप मंडल निवासी बिहारी मोहल्ला टाउन व कन्हैया लाल पुत्र भोला मंडल निवासी मुखर्जी कॉलोनी टाउन को गिरफ्तार किया गया। दोनों की निशानदेही पर चूना फाटक के नजदीक झाड़ियों में छिपाकर रखी गई कुल 33 साइकिलें बरामद की गई। सभी साइकिलों को 102 CRPC में जब्त करने की कार्रवाई की गई। अब साइकिल मालिकों का पता लगाया जा रहा है। हनुमानगढ़ सेक्शन में काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि साइकिल चोरी हो रही है, जिस पर थाना स्तर पर टीम गठित की गई, जिसमें मैं SI राजकुमार हेड कांस्टेबल, सुरेश कुमार कांस्टेबल, दिलीप कांस्टेबल और नरेश कुमार कांस्टेबल के नेतृत्व में छानबीन की। इसी दौरान दिनांक 6/9 को कैलाश एडवोकेट ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी साइकिल पार्क से चोरी हो गई है। मुखबिर तंत्र के आधार पर पता किया तो टाउन के मिथिलेश व कन्हैया लाल बिहारी को चोरी करने में वांछित पाए गए, जिसको गिरफ्तार कर साइकिल बरामद करनी चाहिए। जहां से साइकिल बरामद की, ये चूना फाटे के पास झाड़ी सुनी जगह में करीब 34 साइकिलें अन्य छुपा रखी थी, जिनको 102 CRPC में जब्त की गई है, जिसकी जांच चल रही है। मालिक का पता कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विद्युत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निजीकरण के विरोध तथा विद्युत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ सदस्यों ने मांगों के समर्थन में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की। संघ सदस्यों ने बताया कि जोधपुर डिस्को में पाली शहर को MBC के अनुसार निजी कंपनियों को ठेके पर दिया जा रहा है। साथ ही जोधपुर शहर के एक और C जोन को भी फ्रेंचाइजी के तहत निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है, जबकि इन दोनों स्थानों पर T&D लॉस कम है और रिकवरी वसूली भी लगातार हो रही है। इसके उपरांत इन लाभांश वाले शहरों का निजीकरण किया जा रहा है। इसका भारतीय मजदूर संघ से संबंधित श्रमिक संगठन जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से इस वर्ष बजट में 2004 के बाद लगे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, लेकिन राजस्थान के विद्युत निगम में 2004 के बाद लगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ अभी नहीं दिया जा रहा, जो विद्युत निगम के कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। विद्युत विभाग का कर्मचारी 24 घंटे 7 दिन अपनी सेवाएं जनता को देता है। कोरोना काल में भी विद्युत कर्मचारी रात दिन लगकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने में जुटा रहा। उसके उपरांत भी विद्युत कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का अन्याय सहन करने योग्य नहीं है। उन्होंने मांग की कि जोधपुर एवं पाली शहर का निजीकरण तुरंत प्रभाव से रोका जाए एवं विद्युत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, ताकि विद्युत कर्मचारी सरकार की जनहित योजनाओं को उत्साह के साथ आमजन तक पहुँचाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रह सके।
आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री के नाम से भी पाली एमबीसी मीटर बिलिंग कनेक्शन निजीकरण के हाथों में सौंपा गया है, उसको निरस्त किया जाए, निजीकरण हाथों में न दिया जाए और ओपीएस लागू की जाए विद्युत विभाग में। इसके लिए आज ज्ञापन दिया गया है। कलेक्टर साहब नहीं थे इसलिए एसडीएम साहब को मार्फत दिया। निजीकरण के विरोध में सभी जिला मुख्यालय पर राजस्थान के और अधीक्षण अभियंता महोदय को भारतीय मजदूर संघ की शाखा जोधपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ की ओर से पूरे डिस्कॉम में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पाली और जोधपुर शहर को निजीकरण हाथों में सौंप रही है। केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट दोनों कर्मचारियों के साथ कुठाराघात करके इस योजना को लागू करना चाहती है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन से डटा हुआ है और दोनों गवर्नमेंटों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा। जब तक सांसें हैं तब तक इसको निजीकरण के हाथों में नहीं सौंपा दिया जाएगा। आज सब जगह मुख्यालयों पर हमने कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को दिया है। जल्द ही मुख्यमंत्री महोदय उस पर उचित कदम उठा के ये निजीकरण वापस लेंगे। गत दिनों चूना फाटक के पास एक युवक पर हुए कातिलाना हमले के संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। चूना फाटक के पास गत दिनों युवक पर हुए कातिलाना हमले के संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जंक्शन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव ने कहा कि जंक्शन क्षेत्र में दिनों दिन आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण 3 सितंबर को चूना फाटक पर एक युवक पर हुआ कातिलाना हमला है। इस घटना में 15-16 लोगों ने मिलकर एक निहत्थे पर कातिलाना हमला करते हुए दिन दहाड़े दौड़ा कर उसके साथ लाठी व डंडों से पिटाई की। इस घटना से शहर के आम नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ है। इस संदर्भ में पीड़ित की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। मुकदमे में 3 लोगों के खिलाफ नामजद के अलावा अन्यों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन इस आपराधिक घटना को घटित हुए 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी पुलिस की ओर से हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। हमलावरों की ओर से पीड़ित पक्ष को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। पीड़ित पक्ष पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे पीड़ित पक्ष डरा हुआ व भयभीत महसूस कर रहा है। मंडल कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि जंक्शन क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ती जा रही आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ठोस कदम उठाए, साथ ही चूना फाटक पर युवक पर हुए हमले के मामले में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में केवल सिंह, नूर सिकंदर, प्रदीप कड़वा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम चूना फाटक पे बैठे थे होटल पे, तो 12-13 जना ने हमला कर दिया हमारे। मुझे कोई भी काम करना नहीं चाहिए, हिस्सा मांगते, गाड़ी उतारने, हाथ में उसके डंडे थे। एसपी आज हम लोग एसपी साहब से हनुमानगढ़ जंक्शन में जो दिनों दिन आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इस संबंध में मिले थे। इसका ताज़ा उदाहरण है जो गत 3 सितंबर को अभी चूना फाटक पर जो 15-16 युवकों द्वारा, अपराधियों द्वारा जो एक युवक पर कातिलाना हमला डंडों से किया गया, उस संबंध में मिले थे और 6 दिन गुजर जाने के बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब पीड़ित को लेकर हम मिले थे, पीड़ित को लगातार अपराधियों द्वारा धमकी दी जा रही है। ये डायलॉग मारा जा रहा है कि हमारा एक कुत्ता बीमार हुआ, उस पर हमने लाख लगा दिए तो हम 2-4 लाख रुपए थाने में भी दे देंगे। इस संबंध में हम मिले थे एसपी साहब को और हमने निवेदन किया है कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ हमने ये निवेदन किया है कि जो आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, इस पर भी नियंत्रण लगाया जाए और इसके लिए जो मातहत जो आपके पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी पाबंद किया जाए। गत 3 सितंबर को जैसे कि एक चूना फाटक की घटना हुई थी, जिसमें किसी व्यक्ति के प्रति 10-15 लोगों ने पीछे लग के उसके डंडों से मारपीट करने की कोशिश की, उसके मारपीट आई, जिस संबंध में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया था कि उन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो व्यक्ति सरेआम घूम रहे हैं, पीड़ित पक्ष भी हमारे साथ आया था। पीड़ित पक्ष के कहने से उनको वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम जो भी चाहे 5-7 लाख रुपए लग जाए, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से उनके साथ धमकियाँ दी जा रही है और वो खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं। तो हमसे इस संबंध में एसपी साहब को ज्ञापन दिए कि वो जो मुलजिम व्यक्ति है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। 15 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, दिलीप बिल को चालू करो चालू करो चालू करो, शुगर बिल लगानी होगी लगानी होगी लगानी होगी।
शहर की भूमि बेचने पर रोक लगाने व दूरदर्शन रिले केंद्र के पास आवंटित भूमि पर अस्पताल का निर्माण करवाने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं जन संगठनों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जिला मुख्यालय पर लंबे समय से कई समस्याएं लंबित हैं। इन समस्याओं को दूर करने की घोषणा राज्य सरकार की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी, लेकिन उस घोषणा पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार बेशुमार भूमि का बेचान किया जा रहा है। भविष्य को मद्देनजर रखते हुए शहर की भूमि बेचने पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा दूरदर्शन रिले केंद्र के पास केनाल कॉलोनी के सैटेलाइट 50 बेड के लिए आवंटित भूमि पर हॉस्पिटल का निर्माण शीघ्र शुरू करवाया जाए। शहरी क्षेत्र में नरेगा योजना लागू कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाए। सरकार के चुनावी घोषणा पत्र अनुसार मनरेगा श्रमिकों को 1 वर्ष से 150 दिन का कार्य देकर प्रतिदिन 500 रुपए मजदूरी का भुगतान किया जाए। फसल बीमा योजना के क्लेम का शीघ्र भुगतान करवाया जाए तथा बारिश के कारण खराब हुई नरमे की फसल का सर्वे करवा कर मुआवजा दिया जाए। MSP कानून बनाया जाए तथा स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। इसके अलावा जरूरतमंद परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने, सहकारी क्षेत्र में शुगर मिल लगाने, नाली बेल्ट को राइस बेल्ट घोषित करने आदि की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी समय के लिए धरना शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर सतपाल टाक, बद्री प्रसाद, चरण राम, राजेश कुमार, राम कुमार, हनुमान प्रसाद, सुनील कुमार, जसविंदर सिंह, चुनीलाल, मुखराम, भूप सिंह, भवाना राम सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने 15 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन पिछले 2 बार दिया है और उसमें 8 तारीख को सांकेतिक धरने की चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने जो है हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं किया, जैसे स्पिनिंग मिल को चालू करने और जो श्रमिक मिल से जो समायोजन करने की बात थी उनको नहीं किया था, हम इस बात के लिए सरकार को बधाई देंगे। देर आए दुरुस्त आए, स्पिनिंग मिल के मजदूरों को समायोजन करने का एक रास्ता खुला, लेकिन स्पिनिंग मिल को चालू करने की बात हम सरकार से पुनः कहेंगे कि स्पिनिंग मिल को कोऑपरेटिव सेक्टर से ही चलाया जाए और नए शेयर होल्डर किसानों को बनाकर इस मिल को पुनः जीवित किया जाए। पुराने शेयर होल्डरों को जीवित किया जाए और नए शेयर होल्डर बनाकर इस मिल को चालू किया जाए और साथ ही शुगर मिल की स्थापना और जो हॉस्पिटल का निर्माण कार्य बजट तुरंत दिया जाए और इसको अगले महीने से बजट देकर इसको चालू किया जाए। साथ में जो रिले केंद्र के पास में जो हॉस्पिटल के पास में जो ज़मीन पड़ी है उस भूमि को ब्लॉक सीएमएचओ और लैब के लिए, जिला लैब के लिए आवंटित किया जाए, जिससे कि यहाँ लैब की स्थापना उसके और ब्लॉक सीएमएचओ का निर्माण उसके। इसके साथ में जो राजस्थान रोडवेज का डिपो है वहाँ बस स्टैंड को लाया जाए, क्योंकि नगर परिषद इसको बाईपास पर ले जाना चाहती है, जो जिससे आम जन को आर्थिक हानि के साथ में जो दूर दराज में जाना पड़ेगा उसके ऊपर आर्थिक भार तो पड़ेगा, लोगों को जान माल का भी खतरा बना रहेगा। इसी के साथ हमने इसके अंदर किसानों की मांगों के साथ में MSP लागू की जाए और जो नरमे की फसल जो खराब हुई है उस खराब आने का मुआवजा दिया जाए। आज LMP जो पशुओं के ऊपर जो बीमारी चल रही है उस बीमारी का इलाज किया जाए और पशुधन जो मरा है उन पशुधन का मुआवजा सरकार इनको दे। ये सारी मांगें हमने इसमें रखी हैं। नरेगा के जो सरकार ने कहा था हम 150 दिन ग्रामीण क्षेत्र में कार्य देंगे, उस मजदूरों को 150 दिन छोड़ के 100 दिन का कार्य भी नहीं दिया रहा। हमारी मांग है कि 150 दिन काम दिया जाए और साथ में जो श्रम कानून जो श्रम मजदूरों के जो कार्ड बने हैं, श्रम कार्ड बने हैं, उनके साथ में शुभ शक्ति और शिक्षा और देहांत और भवन निर्माण का जो कार्य है उनके लिए जो कोटा आवंटित किया जाता है, बजट आवंटित किया जाता है, पिछले 3 साल से आवंटित नहीं किया गया। उल्टा राजस्थान की सरकार ने 340 करोड़ रुपए जो सेंस का जो पैसा था वो सरकार ने अपने काम में ले लिया, सरकारी काम में लिया, ना तो बजट दिया और न ही अभी 3 साल से लोगों को भुगतान करने के लिए पैसा दिया। हम चाहते हैं कि सरकार उसको शीघ्र दे, अन्यथा आज 1 दिन का सांकेतिक धरना है और आने वाले टाइम के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी इसको लंबा अनिश्चितकालीन धरने के रूप में आंदोलन को शुरू किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज कॉमरेड राम कुमार के नेतृत्व में 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर के हमने तहसीलदार साहब को आज ज्ञापन सौंपा है। इसके अंदर स्पिनिंग मिल को चालू करने, स्पिनिंग मिल के श्रमिकों को जो अल्प वेतन में वापस समायोजन किया गया है उसको जो है वेतन को बढ़ाने, लंपी रोग जो चल रहा है उसको लेकर के जो है उनकी जाँच करने और तथा
जो है नरेगा है उसको चालू करने, इंदिरा गांधी शहरी नरेगा है उसको जल्द से जल्द चालू करवाने, अस्पताल के निर्माण को शीघ्र पूरा करवाने के लिए जो है हमने आज ज्ञापन सौंपा है और जिले की आवाज़ को जो है बुलंद किया है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर AIMIM नेताओं के जिले में आगमन पर रोक लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर AIMIM के बड़े नेताओं को आने से रोकने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले दिनों जिले के चिड़ियागांधी गांव तहसील नहौर में एक गोकशी का मामला सामने आया था। अब बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मीडिया व अन्य संसाधनों के माध्यम से पता चला है कि चिड़ियागांधी गोकशी मामले में AIMIM के कई नेता यहाँ आने की योजना बना रहे हैं। इनके आने का मुख्य उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ चिड़ियागांधी गोकशी के मुख्य आरोपियों को बचाना और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना है। ज्ञापन के अनुसार ऐसे लोग समाज में वैमनस्य फैलाने के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को आहत कर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करते हैं। ज्ञापन के अनुसार पिछले दिनों हुए गोकशी प्रकरण में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा भी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी गई थी, परंतु जिला प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। अब अगर प्रशासन द्वारा AIMIM के बड़े नेताओं को यहाँ आने की अनुमति प्रदान की जाती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इनको रोकने के लिए वहाँ कूच करेगा और इनका विरोध करेगा। ज्ञापन में ऐसे नेताओं को जिले में आने से रोकने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि समाज में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चिड़ियागांधी गांव में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था जिसमें हमारी गौ माता को काट करके इन लोगों ने पकाया था और मांस को घर घर में बांटा गया था। बाद में उसकी पुष्टि भी हुई कि वो गौ मांस था, फोरेंसिक लैब में उसकी जांच हुई। बाद में अभी कुछ दिन पहले समाचार आया कि जो इसमें हम मुख्य आरोपी जिसको मान करके चल रहे थे हारून, उसकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हो गई। अब उसका आरोप ये लगाया गया कि जी उस पर स्ट्रेस था, उस वजह से क्या है कि हो गई। और बाद में इन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम, अभी 9 तारीख को पहले योजना थी, अब 12 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम इनकी करने की योजना है। उसी को लेकर के हम आज कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। अभी SDM साहब को हमने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इस कार्यक्रम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। हमने भी चिड़ियागांधी में एक कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, प्रशासन ने नहीं दी और कारण ये बताया गया था कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। तो आज जब वो ये कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम और पीलीबंगा तक जिसकी सूचना सबको वो लोग दे रहे हैं, तो इससे क्या प्रशासन को खतरा नहीं होगा? इसलिए आज हमने ये प्रशासन से मांग की है कि या तो आप उस पर रोक लगाओ, क्योंकि हमें ऐसी सूचना है कि असदुद्दीन ओवैसी का भी कार्यक्रम जो है वो भादरा क्षेत्र में आने का बन रहा है और उसी बिहाफ पे वो आए या नहीं आए एक अलग विषय है, लेकिन उस बिहाफ पे पूरे अपने जिले के वहाँ एक वर्ग विशेष को, वहाँ पर समुदाय को वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। इससे हमारे जो वहाँ पर हिंदू समाज है उसके मन में भी भय व्याप्त है। भय की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि कल को यदि कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए आज हमने कलेक्टर साहब से और SDM साहब से ये मांग की है कि आप वहाँ पर रोक लगाओ, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हनुमानगढ़ से कूच करेगा और रास्ते में सारी जगहों से अपने कार्यकर्ताओं को लेते हुए हम उसको रोकेंगे। SDM साहब को आज ज्ञापन दिया था कि AIMIM का चीफ ओवैसी ओवैसी आ रहा है, जिस तरीके से जानते हैं कि वो किस तरीके से भाषा का प्रयोग करता है और हमारे भादरा क्षेत्र में जो गोकशी का प्रकरण हुआ था और उसी से 1 महीने बाद में इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत या सौ गहलोत की सरकार इनको परमिशन क्यों दे रही है और इनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक शिष्टमंडल SDM साहब से मिला है। मांग हमारी है कि ये ओवैसी के जो आने का प्रोग्राम है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और अगर फिर भी करता है तो उसको गिरफ्तारी की जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक
मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गणेश महोत्सव के तहत टाउन स्थित रिचवुड कॉलोनी में भगवान गणेश को 56 पकवानों का भोग लगाया गया। टाउन स्थित रिचवुड विला कॉलोनी में गणेश महोत्सव के तहत गणेश भगवान को 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया। महोत्सव के आयोजक अनुराधा शर्मा ने बताया कि कॉलोनी में 31 अगस्त को गणेश जी की मूर्ति स्थापना की गई थी। इसके तहत प्रतिदिन शाम को 7 बजे आरती व रात को 9 बजे भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता रहा। आज महोत्सव के 8वें दिन गणेश जी को 56 भोग व पेस्ट्री का भोग लगाया गया तथा उपस्थित कॉलोनी वासियों में प्रसाद वितरित किया गया। अनुराधा शर्मा ने बताया कि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाई गई है। इस पर जो रंग किए गए हैं वह भी ऑर्गेनिक रंग है तथा गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन 9 सितंबर को कॉलोनी के पार्क में किया जाएगा। 10 सितंबर को सुबह इस पर पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गणेश जी की मूर्ति उनके स्कूल के छात्र ने बनाई है। पिछले साल भी इसी छात्र ने यह मूर्ति बना कर दी थी। इस मौके पर सुरेंद्र शर्मा, संजीव कुमार, सुनील धुड़िया, प्रमोद सहारण, अनिल कुमार, लविश, मनोज कुमार, सुलोचना देवी, अनुराधा शर्मा, शिवानी, निशा, आलिशा, मोनिका, सिमरन, साक्षी, चंचल, नीतू सिंधी, सीमा, ममता, मीनाक्षी, रिंकू, मंजू, कविता, प्रियंका मुंड, रेणु, किरण, परमजीत, पवन, रितु तथा नीतू सहित रिचवुड कॉलोनी के अन्य लोग उपस्थित रहे। कॉलोनी के अंदर हमने गणेश जी विराजित किए हैं। 31 तारीख को हमने ये कार्यक्रम शुरुआत किया, महोत्सव शुरुआत करी और पूरे 10 दिन तक हमने पूरे जोश के साथ गणपति जी की सेवा, आरती, भजन, कीर्तन ये सब रखे। सभी कॉलोनी के सभी वासियों ने आज बुधवार के दिन 56 भोग का आयोजन किया और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। सभी बच्चों को अलग अलग तरह के प्रसाद वगैरह हमने सब बांटे और खूब जयकारे लगाए हमने। और अभी हम 9 तारीख को जो है इसका विसर्जन करेंगे। गणेश जी का विसर्जन भी हम हमारी कॉलोनी के अंदर ही पार्क के अंदर करते हैं और वहीं उस पार्क में गड्ढा खोद के पानी के अंदर विसर्जन करते हैं और नेक्स्ट डे जो है सभी कॉलोनी वासी मिलकर वहाँ पे एक पौधा लगाते हैं और उस पौधे की सेवा करते हैं। गणेश जी जो है ये मेरे स्कूल के एक बच्चे ने हमेशा
मिट्टी से बना के देता है वो, और इसमें जो कलर यूज़ किए गए हैं वो भी ऑर्गेनिक कलर हैं और प्योर मिट्टी है, पीओपी वगैरह कुछ मिक्स नहीं है इसके अंदर। और वो बच्चा हर साल मुझे ये मूर्ति बना के देता है जो, और भक्त जो है खूब इसकी सेवा करते हैं और खूब आनंद प्राप्त करते हैं। राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज में चयनित डिंपल कुमार का आज जंक्शन कोर्ट स्थित अधिवक्ताओं के चैम्बर में अभिनंदन किया गया। आरजीएस में चयनित हनुमानगढ़ के विद्यार्थी डिंपल कुमार का जंक्शन की अदालत में चैम्बर नंबर 8 में स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडवोकेट जोधा सिंह ने बताया कि डिंपल कुमार ने सिद्ध कर दिया है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रतिभा अपना मुकाम समय हासिल कर लेती है। उन्होंने कहा कि डिंपल मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य है। उसने दिन रात कठिन परिश्रम व मेहनत कर आरजीएस परीक्षा में सफलता हासिल की है। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने डिंपल का माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया। डिंपल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को देते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा व प्रोत्साहन के बल पर ही वह इस मुकाम को हासिल कर पाया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित को उचित न्याय दिलाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अन्य अधिवक्ताओं को भी अपनी सफलता का मंत्र बताते हुए कहा कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो, मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस मौके पर रेशम शर्मा, हेमलता खिची, अमनदीप स्वामी, अल्ताफ खान, राजन गाबा, शालू रानी, दीपक कुमार, हेम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आरजीएस में 105 में रैंक हासिल की है और अभी वो माननीय पिताजी ने जो जोधा सिंह जी ने यहाँ पे सम्मानित किया, बहुत उनका धन्यवाद इसके लिए। और मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपना जो कर्तव्य है उसको पूरी निष्ठा से निभाऊँ, तो जो भी मेरे को कर्तव्य सौंपा जाए उसको मैं पूरा करने की प्रयास। तो सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि मैं उनको सुनूँ, जो भी पक्षकार है उनको सुनने का मौका दिया जाए और मामले को जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी निपटाने की प्रयास। आज चैम्बर नंबर 8 में हमारे साथी आरजीएस में सिलेक्शन होने पे डिंपल कुमार को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। सभी साथी अधिवक्तागण ने मिलकर उनको शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वो साथी था जो मेरा जूनियर है अमन स्वामी, उनका सहपाठी है और गंगानगर के 17 जेड का रहने वाला है, बहुत ही निम्न परिवार से है और भगवान से हमारी यही दुआ है कि ये बच्चा आज इस स्टेज पे आरजीएस में सिलेक्शन हुआ है, वो आगे जाके हाई कोर्ट का जज बने, ये हमारी शुभकामनाएं उसके साथ। विप्र फाउंडेशन पदाधिकारियों ने पिछले कई दिनों से जंक्शन के वार्ड नंबर 50 स्थित हरिराम मंदिर के समीप घूम रहे मानसिक रूप से कमजोर एक वृद्ध को गुरुवार को उनके पुत्र से मिलवा मानवता की मिसाल पेश की। विप्र फाउंडेशन पदाधिकारियों ने पिछले कई दिनों से जंक्शन के वार्ड 50 स्थित हरिराम मंदिर के समीप घूम रहे इंदौर से भटक कर आए मानसिक रूप से कमजोर 65 वर्षीय प्रेम नारायण राय को गुरुवार को उनके पुत्र राकेश राय से मिलवाकर मानवता की मिसाल पेश की। अपने परिवार से मिलकर अधेड़ उम्र के शख्स की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह शख्स 22 अगस्त को उज्जैन रेलवे स्टेशन से लापता हो गया था। पिछले कई दिनों तक तो इसने कुछ नहीं बताया, फिर एक दिन टूटी फूटी भाषा में अपने गाँव जिले के बारे में बताया। इनके पास न तो कोई पहचान पत्र था और न ही कोई मोबाइल नंबर याद था। ऐसे में इसके परिवार का पता लगाना काफी मुश्किल था क्योंकि यह व्यक्ति सिर्फ अपने पुत्रों का नाम और इंदौर का पता बता रहा था। इसके लड़के वहां फाइबर फैक्ट्री में काम करते हैं। इस सूचना के आधार पर विप्र फाउंडेशन ने इंदौर से जिला कमांडेंट के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी जो विप्र फाउंडेशन के संपर्क में थे उनसे जानकारी ली तथा उन्हें सारी सूचना उपलब्ध करवाई। इस दौरान अशोक शर्मा ने इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया तो इंदौर कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना को इंदौर की बीट भागीरथपुरा में लगे आरक्षक पंकज तिवारी एवं आरक्षक आशीष कुमार दीक्षित की ओर से प्रेम नारायण राय के लड़के राकेश राय को ढूंढकर विप्र फाउंडेशन पदाधिकारियों से बात करवाई गई। इसके बाद लगातार संपर्क में रहते हुए राकेश राय गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे तो पिता पुत्र का मिलन देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भर आई। राकेश राय ने विप्र फाउंडेशन का आभार जताते हुए कहा कि इस उपकार के लिए वे सदैव जिलाध्यक्ष अश्विनी पारिक सहित तमाम सदस्यों का आभारी रहेंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से 22/8/2022 को 10:26 से नर्मदा एक्सप्रेस से गायब हो गए थे, लापता हो गए थे। तो हम इनको लगातार ढूंढ रहे थे और अश्विन जी का यहाँ मेरे पास फोन गया तो मैं यहाँ लेने के लिए यहाँ आया हूँ हनुमानगढ़। बहुत परेशानी हुई सर। व्यक्ति 31 तारीख को हमें हरिराम बाबा के मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे मिले। फिर उनसे संपर्क करके इनके बारे में जब इन्होंने अपनी टूटी फूटी भाषा में बताया तो इंदौर का एक इन्होंने पता बताया। तो इंदौर के पते पे अशोक जी शर्मा से संपर्क किया और वहाँ पे उन्होंने लोकल पुलिस से संपर्क करके और इनके परिवार को सूचित किया। ये जो इतना टाइम था, ये टाइम इनके परिवार वालों के लिए और हमारे लिए मतलब एक कठिन समय था कि
हमारे मन में ये थी कि इनको इनके परिवार से मिलाना है। जिस व्यक्ति के पास में अपना मोबाइल नंबर नहीं, जिसकी याददाश्त पूरी मानसिक रूप से सही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर तक पहुंचाने के लिए जो विप्र फाउंडेशन ने जो बीड़ा उठाया, हनुमानगढ़ विप्र फाउंडेशन ने मतलब अपनी पूरी ताकत के साथ इसमें काम किया और उसी का नतीजा है कि आज जो इनका परिवार है ये अपने परिवार से मिल पा रहे हैं। इनके बेटे यहाँ पे इनको और 2 साथी लेने आ चुके हैं। और कहने का अर्थ ये है कि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो कि मुसीबत में हो, उसकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो आखिर अपने परिवार से मिल सके। और इनके परिवार वालों को भी यही कहना चाहूँगा कि अब आप इनकी सेवा शुश्रूषा करो ताकि इनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा 5 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी के तहत आज हाउसिंग बोर्ड में भूमि पूजन किया गया। जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड की सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से 1 अक्टूबर से मनाए जाने वाले 5 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत गुरुवार को भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में श्रीमती सुमन चावला, चिमन लाल मित्तल, राजेश गुप्ता, बलराज सिंह दानेवालिया आदि ने भाग लिया। विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। कमेटी सदस्यों ने बताया कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक 30वें सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल के चलते 2 साल दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर नहीं किया जा सका था। इस साल दुर्गा पूजा महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। महोत्सव के तहत गुरुवार सुबह 9:15 बजे पूजा स्थल हाउसिंग बोर्ड में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान 1 अक्टूबर को शाम 5:15 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसी दिन रात्रि 8:15 बजे मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम होगा। 2 अक्टूबर को रात्रि 8:15 बजे भक्ति संगीत एवं झांकियों का कार्यक्रम होगा। 3 अक्टूबर को रात्रि 8:15 बजे महाआरती होगी। 4 अक्टूबर को दोपहर को लंगर लगाया जाएगा। रात्रि 9:15 बजे से जागरण होगा। 5 अक्टूबर को सुबह 9:15 बजे सिंदूर दान के बाद शाम 5:15 बजे मूर्ति जल प्रवाह के साथ महोत्सव का समापन होगा। यहाँ पर अजीत मंडल जी, उनकी पूरी टीम जो है दुर्गा पूजा का महोत्सव मनाती है, जो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक है। हम सब यहाँ पर हमेशा आते हैं, यहाँ मूर्ति बनाई जाती है और फिर उसका विसर्जन भी किया जाता है। तो ये महाराजा सूरत ने शुरू किया था, रामचंद्र जी ने भी इनकी पूजा की। उसी समय से ये दुर्गा पूजा चली आ रही है। दुर्गा शक्ति का अवतार है। हम लोग 3 रूपों में मानते हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। और ये शक्ति का रूप भी हैं। लक्ष्मी हमारे सबको सुख समृद्धि देने वाली है, सरस्वती हमको ज्ञान देने वाली है। तो हम जो भी बनते हैं, दुनिया में चाहते हैं, वो सब देवी हमें देती है। तो आज हम उनको प्रणाम भी करते हैं और सबकी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बड़े ही हर्ष की बात है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 30वां सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 5 अक्टूबर तक चलेगा और आज भूमि पूजन के साथ उसका विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। अभी मूर्ति बनने का कार्य प्रारंभ होगा और पूरे विधि विधान के साथ ये जो महोत्सव मनाया जाता है महामाई की पूजा अर्चना के साथ 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। सभी भक्तों से यही मेरी निवेदन है, प्रार्थना है कि महामाई के दरबार में अवश्य पहुँचें और माँ का आशीर्वाद। हाँ, पूरे विधि विधान और पूरे धूमधाम के साथ, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जो कोविड की गाइडलाइन थी उसके अनुसार है और पूरे धूमधाम से। भीड़ तो यहाँ पिछले 30 सालों से ये महोत्सव पूरे 5 दिन चलता है, पूरा एक मेले की तरह रहता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ जो है हर समाज के लोग लगभग आते हैं और महामाई के दरबार में अपनी जो मन्नत है वो पूरी होती है उनकी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।